अब इन सब से इतर अगर हम देखें कर्नाटक की बात करें तो क्या लगता है आपको कि ये जो भाषण प्रधानमंत्री आजकल दे रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन है क्या कर्नाटक का? क्योंकि कर्नाटक का रिजल्ट आने से पहले लोगों की जुबान पर रिजल्ट है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है क्या? अगर वो मीनू जी अगर वो फ्रस्ट्रेशन है, आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी आपके पास, थोड़ा सा लाइट का मामला है लेकिन कोई बात नहीं। मीनू जी क्या कहा जाए कि एक 2024 यहीं से उसका जो रिजल्ट है वो भी यहीं से दिखाई दे रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, क्या कुछ है आपकी नज़र से? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है राजीव जी? हाँ बिल्कुल, अच्छे से आ रही है, बिल्कुल। जी जी जी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो आज ब्यूरोक्रेसी को जो भाषण दे रहे थे, आज सिविल सर्विस डे था इसलिए सिविल सर्वेंट्स को बुला रखा था और उनको वो भाषण दे रहे थे, वो उनको संबोधन कम एक चुनावी रैली ज्यादा लग रही थी। मतलब सॉरी टू से कि प्रधानमंत्री जी ये भेद नहीं कर पाते कि मैं चुनावी रैली को संबोधित कर रहा हूँ या एक बंद हॉल के अंदर मैं एक ब्यूरोक्रेसी को संबोधित कर रहा हूँ। उनका टोन एंड टेनर वही रहता है जैसे चुनावी रैली में रहता है। वो अगर कोई शोक सभा भी संबोधित कर रहे होंगे तो वो इसी तरह करते हैं जैसे कि चुनाव रैली कर रहे हो। तो उसमें जो और उसमें दूसरी बात ये कि गजब बेशर्मी कहूंगी या निर्लज्जता देखिए आप। मतलब जो काम वो खुद कर रहे हैं सत्तारूढ़ के दल के तौर पर, वो ब्यूरोक्रेसी से कह रहे हैं कि आप सत्तारूढ़ दल पर नजर रखिए, एज इफ कि ये विपक्ष में है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये इस वक्त विपक्ष के एक नेता है और ब्यूरोक्रेसी को संबोधित करने का इनको मौका मिला है और ये उसको कह रहे हैं कि जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उसको आप नजर रखिए। जैसा कि अभी प्रेम कुमार जी ने बताया कि चुनावी रैलियां जो प्रधानमंत्री करते हैं, गुजरात में उन्होंने 50 से ज्यादा रैलियां की है, कि कहां से हुआ है खर्चा? गवर्नमेंट का पैसा है। मतलब प्रधानमंत्री को किसने बताया इतनी चुनावी रैलियां करना? प्रधानमंत्री 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं क्योंकि देश में चुनाव चलता रहता है। हर छठे महीने चौथे महीने किसी न किसी विधानसभा का चुनाव आ जाता है और प्रधानमंत्री जी को तो शौक है इस चीज का, तो उसमें बेतुका पैसा खर्च हो रहा है। इतने ही ज्यादा जनता के पैसे के, इतने ही ज्यादा चिंता टैक्स पेयर के मनी की थी तो सेंट्रल विस्टा वो 20,000 करोड़ का एक खड़ा कर दिया आपने स्मारक अपनी नाकामियों का, वो उसमें पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? आपकी अभी इसी मौजूदा संसद में चलता रहता काम, लेकिन नहीं, उनको अपना दिखाना है। आपने जहाज खरीद लिए इतने महंगे, अपने लिए 8,000 करोड़ का एक जहाज बताया जाता है, क्यों खरीद लिया? अगर इतना ही आपको चिंता थी तो इसी जहाज से पहले भी, जिस जहाज से पहले सफर कर रहे थे विदेश देश का, उसी से अब भी करते रहते। लेकिन इनको मजा किस चीज में आता है कि जो है नहीं उसकी बात करना, अपनी लार्जर देन लाइफ अपने आप को दिखाना, अपने आप को सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार रहित, सत्यवादी हरिश्चंद्र और पता नहीं कौन कौन जो भी महापुरुष हुए होंगे इस देश में चरित्र के हिसाब से और आचरण के हिसाब से, ये उनकी श्रेणी में खुद को रखने की एक कवायद है और अनफॉर्चुनेटली जनता इसको पसंद करती है। और उसमें ब्यूरोक्रेसी में आपने देखा होगा सारे ऑफिसर्स ताली नहीं पीट रहे थे, वहाँ कुछ थे जो ताली पीट रहे थे, बाकी चुपचाप सुन रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे इत्तेफाक रखती हो। ये बात सही है कि जो इत्तेफाक नहीं रखती वो पीछे हटा दी जाएगी, जो इत्तेफाक रखती है, तालियां बजा रही थी, उनको राज्यसभा की सीटें भी मिल जाएगी, गवर्नर का पद भी मिल जाएगा रिटायर होने के बाद। शुक्र है प्रधानमंत्री जी ने उस संबोधन में ये नहीं कहा कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। जो भी ब्यूरोक्रेट इस बात का ध्यान रखेगा, सत्तारूढ़ दल के ऊपर नजर रखेगा और मुझे रिपोर्टिंग देगा, वो उसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या दूंगा मैं, वो भी एक घोषित कर देते यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री जी का तो बौखलाहट तो साफ है। जो आज जैसा कि आपने कर्नाटक के बारे में सवाल पूछा, आज देखिए प्रधानमंत्री जी उसी नेता को फोन कर रहे हैं अपने, जिसको कि उन्होंने टिकट नहीं दिया, ईश्वरप्पा, बड़े सीनियर मोस्ट नेता मंत्री, जिनकी वजह से 40% करप्शन का मामला प्रकाश में आया और इतना बड़ा एक वहां पे चुनावी मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। तो ये वही चीज है जो हिमाचल वाली जो घटना याद करिए आप, कृपाल परमार को टिकट नहीं दिया गया था और मोदी जी उससे मना रहे थे कि तुम इंडिपेंडेंट क्यों खड़े हो गए, बैठ जाओ। अब मोदी जी को क्योंकि ऐसे ही कर्नाटक में हार दिखाई दे रही है सामने खड़ी हुई, तो वो ईश्वरप्पा को फोन कर रहे हैं। तो अब वो किस मुंह से फोन कर रहे हैं? क्यों?
क्योंकि उनको लगता है कि जैसे कि देश की जनता को 37% जनता को उन्होंने अंधा बना रखा है या अंधभक्त बना रखा है, तो ईश्वरप्पा की बुद्धि भी घास चरने गई होगी। फॉर्चुनेटली कर्नाटक के नेताओं की बुद्धि जो है ना, भाजपा के नेताओं की बुद्धि घास चरने उतना नहीं गई हुई है जितनी नॉर्थ इंडिया में गई हुई है। आप देखिए वहां के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चुनाव, ये एक बहुत बड़ी घटना है। देखिए आज जब कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में कर्नाटक में भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अपनी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आना तो एक बहुत बड़ी घटना है, और वो फ्यूचर के जो होने वाला है वहां पे उसका तरफ संकेत दे रही है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। तो आप करते रहिए। अब ये जैसे भी नंदनी का ही मामला था, ये भी तो चुनावी बौखलाहट में गलत कदम उठाया इन्होंने, अननेसेसरी कांग्रेस के हाथ में मुद्दा दे दिया, विपक्ष के हाथ में इन्होंने मुद्दा दे दिया डेयरी का। अब ये चाहते हैं कि पूरे देश के ऊपर भाई जैसे गुजरात के दो नेता और ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, इसी तरह इवन कोऑपरेटिव भी गुजरात की ही राज करे। अरे भाई दूध तो लोकली पूरे इंडिया में पैदा होता है, उसको सेंट्रलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप कि सबका दूध का सारा धंधा और दूध से बने पदार्थों का सारा धंधा अमूल के हवाले कर दिया जाए या अमूल के हाथ में सब सारे देश की ये हो एकाधिकार हो ही नहीं सकता। तो कोऑपरेटिव का मतलब ही खत्म हो गया। कोऑपरेटिव का मतलब ही सहकारिता है, एकाधिकार नहीं है कोऑपरेटिव का मतलब। लेकिन इनका क्या है कि जहां भी प्रॉफिट का धंधा दिखाई देता है वहां क्योंकि खून में व्यापार है तो पैसा कमाने पहुंच जाते हैं वहां पे। और रही बात ये नरोदा पाटिया की, जो नरोदा गांव की जो बात आ रही है जिसमें कि 68 अपराधियों को इन्होंने, आरोपियों को इन्होंने क्लीन चिट मिल गई है, वो राजीव जी वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जवाब है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। उनका ये है कि हाँ कर लो, तुम क्या बिगाड़ सकते हो, मेरे ठेंगे पे हो तुम लोग, जिनकी तुम बात कर रहे हो, जिन्हें तुम बीबीसी की अपनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखा रहे हो और दुनिया को भी दिखा रहे हो और मेरा क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसके जो आरोपी है वो सब छोड़ दिए, सब निर्दोष है। ये उनको ठेंगा दिखा रहे हैं ये प्रधानमंत्री। तो कोई बात नहीं, चल रहा है। लेकिन जो विभत्स रूप है जो तानाशाही का, एक तंत्र का, वो सामने दिखाई दे रहा है। और आगे अब ये भविष्य में कहाँ जाके रुकेगा और क्या स्वरूप लेगा, इसका तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को सावधान होने की जरूरत है। उसमें शरद पवार जी समय से पहले सावधान हो गए हैं। उसमें अडानी का जो कनेक्शन है उसको छोटा मत आंकिए। अडानी की जो सुई है उसको शरद पवार की तरफ मोड़ने की कोशिश है, ये उससे खाल बचाने की तैयारी है वो शरद पवार साहब की। मामला बहुत बड़ा है, मैं यहाँ ओपनली नहीं कह सकती हूँ, बहुत कुछ है उसके पीछे। भूचाल आएगा देश की राजनीति में भी इस अडानी को ही लेके।